नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूपीपीसीएल में अकाउंट्स क्लर्क के क्वेश्चन पेपर को। अकाउंट्स क्लर्क का ये एग्ज़ाम हुआ है सितंबर 2021 में, और इसमें आज हम जो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ये अकाउंटेंसी और जनरल बुक कीपिंग के क्वेश्चन हैं। अकाउंटेंट के एग्ज़ाम में 75 क्वेश्चंस इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं, सब्जेक्ट से रिलेटेड। ये 75 क्वेश्चंस में अकाउंटेंसी के अलावा ऑडिटिंग और इनकम टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछे गए हैं। इन सब को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए जिनमें कॉमर्स के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। अकाउंटेंट के अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर या नेट या पीजीटी कॉमर्स के लिए भी ये क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अच्छे क्वेश्चन से अच्छा पेपर है। सबसे पहला क्वेश्चन है, डैश इज एन एनुअल स्टेटमेंट मेंटेन्ड अंडर रूल 31AB ऑफ इनकम टैक्स रूल्स डिस्क्लोजिंग द डिटेल्स ऑफ टैक्स क्रेडिट इन टैक्स पेयर अकाउंट। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा फॉर्म है जिसमें डिटेल रहती है टैक्स पेयर के टैक्स क्रेडिट की। कोई पर्सन होता है जिसकी इनकम पे टैक्स लगता है, उसकी इनकम पे अगर टीडीएस कट चुके हैं तो वो टीडीएस टैक्स क्रेडिट नाम से उसके अकाउंट में, जो कि परमानेंट अकाउंट नंबर होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास, उस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाके पर्सन चेक कर सकता है कि उसका टीडीएस कितना जमा किया जा चुका है डिपार्टमेंट में डायरेक्टली। ये फॉर्म कौन सा होता है? गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन बी, फॉर्म 26AS। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट को पहचान करना है। गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन बी, एक कंपनी कैन इशू इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। आज की डेट में इंडिया में कोई कंपनी इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर या इरिडीमेबल डिवेंचर्स इशू नहीं कर सकती है। डिवेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर इरिडीमेबल तब कहलाते हैं जब इनके साथ एक कंडीशन जुड़ी होती है कि ये कभी भी रिडीम नहीं होंगे। जब तक कंपनी रहेगी तब तक ये पैसा कंपनी के पास रहेगा। लेकिन इंडिया में प्रोहिबिटेड हैं प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर इरिडीमेबल इशू करने। केवल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर ही इशू किए जा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि कंपनी अगर प्रेफरेंस शेयर से या डिवेंचर्स के माध्यम से फंड अरेंज करना चाहती है तो डेफिनेटली उसको वो पैसा वापस करना ही पड़ेगा, उसकी रीपेमेंट करनी पड़ेगी। इसलिए ये इसका सही जवाब हो जाता है। बाकी जो ऑप्शंस हैं वो करेक्ट हैं। द इशूइंग कंपनी हैज़ टू स्पेसिफाई द अमाउंट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन इन द प्रोस्पेक्टस फॉर एवरी पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स। ये सही बात है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन की अमाउंट स्पेसिफाई करनी होती है। नेक्स्ट है, शेयर्स कैन नॉट बी फॉरफिटेड अनलेस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सो प्रोवाइड। कोई कंपनी शेयर फॉरफिट तो कर सकती है पेमेंट ना मिलने पे, लेकिन ऐसा प्रावधान होना चाहिए कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, तभी ऐसा करती है। बोनस शेयर कैन बी इशूड आउट ऑफ शेयर प्रीमियम, ये सही है। शेयर प्रीमियम या सिक्योरिटी प्रीमियम का जो पैसा होता है उसमें से बोनस शेयर इशू हो सकते हैं फुल्ली पेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ट्रायल बैलेंस डज नॉट मैच अप वी नीड टू ओपन ए टेम्परेरी अकाउंट विच इज कॉल्ड। अगर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता है तो हमको एक टेम्परेरी अकाउंट खोलना पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं? गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन डी, सस्पेंस अकाउंट। अगर कभी किसी कारणवश ट्रायल बैलेंस अगर मैच ना करे, उसके डेबिट और क्रेडिट के जो आइटम हैं वो बराबर ना हो, तो ऐसे केस में ये माना जाता है कि कहीं पे कोई अकाउंट छूट गया है या किसी अकाउंट में कोई एरर हो गई है, कुछ गलत लिख गया है, और अगर वो चेक करने से भी नहीं मिल रहा है तो टेम्परेरी उतना अमाउंट सस्पेंस अकाउंट में रख दिया जाता है और अकाउंट्स क्लोज कर लिए जाते हैं। नेक्स्ट है, सुरेश ने परचेज किया मशीन 50,000 रुपीज़ का 1 जुलाई 1983 को। एसेट डेप्रिशिएट करनी है 10% पर एनम के रेट से ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस। मशीनरी बेची गई 1 जनवरी 1987 को, 1 जनवरी 1987 को 32,000 में। कैलकुलेट करना है लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। इसमें लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी आप कैसे कैलकुलेट करेंगे?
आप चेक करेंगे सबसे पहले उसने खरीदा कब है मशीन को, उसने खरीदा है 50,000 रुपये का 1 जुलाई 1983 को। चूंकि इसमें ये नहीं बताया गया है कहीं कि अकाउंट्स क्लोज वो 31 मार्च को करते हैं या 31 दिसंबर को करते हैं, तो इसलिए हमें एज्यूम करना पड़ेगा कोई एक पर्टिकुलर पीरियड। हालांकि थोड़ा सा हिंट इस पे एक इतना हम ले सकते हैं कि जैसे वो 1 जनवरी को उसने मशीन बेची है तो हमें बेनिफिशियल रहेगा कि 31 दिसंबर को हम अकाउंटिंग का क्लोजिंग करें। दूसरी बात, क्योंकि सुरेश है इंडिविजुअल है, तो इंडिविजुअल के अकाउंट जो है वो 31 दिसंबर को क्लोज हो सकते हैं। उसको मैंडेटरी नहीं है कि वो 31 मार्च को क्लोज करेगा इनकम टैक्स के रूल्स के मुताबिक, जैसे कंपनी को करना पड़ता है। तो हम इस कैलकुलेशन को इस तरीके से करते हैं कि 1 जुलाई 1983 को खरीदा, यानी कि 31 दिसंबर 1983 तक का आपको पहले डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना होगा। 50,000 पे डेप्रीसिएशन लगाओगे, 50,000 पे डेप्रीसिएशन 31 दिसंबर 83 तक का, यानी कि 6 महीने का, 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक वो कैलकुलेट करोगे तो इसका 10% पूरे साल का 5,000 होता है 50,000 का, 6 महीने का लगाएंगे तो 2,500 हो जाएगा। इस तरीके से जो वैल्यू बच जाएगी नेक्स्ट ईयर के लिए, 50,000 में से 2,500 आप लेस कर देंगे और इसकी वैल्यू बच जाएगी एसेट की आपके लिए 47,500। अब ये 47,500 पे फिर आप डेप्रीसिएशन लगाओगे 31 दिसंबर 84 को, एक साल बाद। अब पूरे एक साल का लग जाएगा, क्योंकि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पे लगना है तो इस अमाउंट पे लगेंगे जो रिटर्न डाउन है, यानी कि जो घटी हुई है। तो 47,500 पे आप लगाएंगे 10% डेप्रीसिएशन इस बार पूरे साल का लगेगा, तो सीधा 4750 ये डेप्रीसिएशन लग जाएगा पूरे साल का। अब डेप्रीसिएशन का अमाउंट इसमें से घटा दोगे और नेक्स्ट ईयर के लिए जो अमाउंट बच जाएगा वो बच जाएगा 42,000, इसको लेस करेंगे इसमें से 42,750, ये अमाउंट बचेगा 42,750। और फिर आप लगाओगे दिसंबर 85 में, दिसंबर 85 में अभी बिकी नहीं है एसेट, तो दिसंबर 85 में लगाओगे इस बार डेप्रीसिएशन, फिर इस पे 10% लगेगा पूरे साल का, तो ये लग जाएगा 42 है इसलिए 4275। अब ये इसमें से लेस कर दोगे तो नेक्स्ट ईयर के लिए अमाउंट बच जाएगी 38,475। और फिर आप लगाओगे दिसंबर 86 को डेप्रीसिएशन, दिसंबर 86 को आप इस पे डेप्रीसिएशन लगाएंगे तो ये डेप्रीसिएशन अमाउंट इसकी फिर 10% निकालेंगे आप, तो ये आ जाएगी 3847.5, ये डेप्रीसिएशन अमाउंट आ गई। और नेक्स्ट ईयर के लिए अब जो वैल्यू इसमें से घट के आ जाएगी आपके पास एसेट की, वो आ जाएगी 34,627.5, ये वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट ईयर क्योंकि आपने 1 जनवरी 87 को ही बेच दिया तो 87 में डेप्रीसिएशन लगेगा नहीं। अब आपने 1 जनवरी को ही बेच दिया तो ठीक नेक्स्ट डे बेच दिया आपने 31 दिसंबर 86 के अगले दिन 1 जनवरी 87 को, तो इसकी बुक वैल्यू यही रहेगी उस टाइम पे। अब बेचा कितने में है तो उन्होंने बताया 32,000 में बेचा है, आप इसमें से 32,000 घटा दो जितने में बेचा है। बुक वैल्यू में से बुक वैल्यू बच रही थी 34,627.5 और बेच दिया 32 में, तो इसका मतलब बेचने पे आपको लॉस हो गया। कितना लॉस हो गया, इसमें से ये अमाउंट लेस कर दोगे, ये आ जाएगा 2627.5। तो 2627.5 यानी कि ये आ जाएगा अमाउंट आपका निकल करके, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट इज कवर्ड अंडर विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ऑडिटर्स रिपोर्ट का रिक्वायरमेंट कौन से सेक्शन में कवर्ड है कंपनीज एक्ट 2013 के में, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सेक्शन 143 में इससे रिलेटेड प्रोविजंस हैं कि ऑडिटर की जो रिपोर्ट है वो किस तरीके से होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है उसको आपको पहचान करना है। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन डी, यह सही स्टेटमेंट है। इसका मीनिंग समझा देते हैं। इन व्यू ऑफ द यूटिलिटी ऑफ ऑडिटिंग, ऑडिटिंग के यूटिलिटी के उद्देश्य से, इट इज एसेंशियल फॉर एवरी फर्म,
एवरी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू गेट इट्स अकाउंट ऑडिटेड। मतलब अगर ऑडिटिंग की यूटिलिटी इसके महत्व के तरफ आप देखेंगे तो उसके महत्व के दृष्टिकोण को देखते हुए ये हर एक फर्म के लिए एक आवश्यक हो जाता है एक तरीके से कि वो अपने अकाउंट को ऑडिट कराए, क्योंकि ऑडिटिंग का महत्व तभी वो ऑडिटिंग का बेनिफिट ले सकता है जब अपने अकाउंट को ऑडिट कराता रहेगा। तो ये एक सही स्टेटमेंट है, बाकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखेंगे, कॉस्ट विच कैन बी इजीली एट्रीब्यूटेड टू ए पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर प्रोडक्ट, कॉस्ट सेंटर या प्रोडक्ट, ऐसी कॉस्ट जिसको आसानी से एट्रीब्यूट किया जा सकता है कॉस्ट सेंटर के साथ या प्रोडक्ट के साथ, मतलब जिसको आसानी से हम बांट सकते हैं, दिखा सकते हैं हर एक सेंटर के साथ, कॉस्ट सेंटर या प्रोडक्ट वाइज निकाल रहे हैं तो प्रोडक्ट के साथ। तो ऐसे केस में ऐसी कॉस्ट को कहा जाता है डायरेक्ट कॉस्ट। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हुआ। नेक्स्ट है 8th सेक्शन डैश ऑफ कंपनीज एक्ट गवर्न प्रेपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी। कंपनीज एक्ट 2013 का कौन सा सेक्शन गवर्न करता है एक कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रिपेयर करने और प्रेजेंटेशन करने को? तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन बी, सेक्शन 129। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 139(8)(1) ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, एनी कैजुअल वैकेंसी in the post of auditor is to be filed by dash in case of company other than dash। इसमें पूछा गया है कि 139(8)(1) के अनुसार कंपनीज एक्ट 2013 में एक कैजुअल वैकेंसी ऑडिटर की पोस्ट की किस तरीके से फिल की जाएगी, इसके संदर्भ में है क्वेश्चन। तो इसमें जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा फिल किया जाएगा कैजुअल वैकेंसी होने पे, इन केस ऑफ कंपनी अदर देन ए गवर्नमेंट कंपनी। अगर वो गवर्नमेंट कंपनी नहीं है तो अगर वो गवर्नमेंट कंपनी है तो ऐसे केस में जो कैग होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, उसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिड्यूस द ब्रेक इवन पॉइंट। इनमें से क्या ब्रेक इवन पॉइंट को रिड्यूस कर देगा? ब्रेक इवन पॉइंट वह पॉइंट होता है जहां पे ना लाभ ना हानि होता है। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन ए, इंक्रीज इन सेल प्राइस। अगर सामान का सेल प्राइस बढ़ जाए और कॉस्ट में कोई अंतर ना हो तो इसका मतलब होता है कि पर यूनिट प्रॉफिट ज्यादा होने लग जाएगा, तो अब हम कम यूनिट बेच के भी ब्रेक इवन को पा लेंगे, मतलब रिड्यूस हो जाएगा ब्रेक इवन। नेक्स्ट है, व्हेन अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर एक्सप्रेसेस एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्सटेंड टू। जब एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर ओपिनियन एक्सप्रेस करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कहां तक? तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन ए, कि वेदर द रिजल्ट ऑफ कंपनीज ऑपरेटिंग डिसीजंस आर फेयरली प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यही उसको बताना होता है कि क्या कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो कंपनी का सही चित्रण प्रस्तुत करते हैं या नहीं करते हैं। नेक्स्ट है 12th, अब बिजनेस बोरोड ₹60,000 फ्रॉम इट्स बैंक। एक बिजनेस ने 60,000 रुपये बैंक से बोरो किए एंड यूज द कैश टू बाई ए न्यू कंप्यूटर, और कैश को यूज कर लिया नया कंप्यूटर खरीदने के लिए। हिज हाउ अकाउंटिंग इक्वेशन अफेक्टेड बाई दीज ट्रांजेक्शन। ये ट्रांजेक्शन अकाउंटिंग इक्वेशन को कैसे प्रभावित करेगी? इसमें एसेट और लायबिलिटी के संदर्भ में खाली पूछा है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? अकाउंटिंग इक्वेशन होती है एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। हम चेक करके देखते हैं इस इंफॉर्मेशन को क्या इस पर असर पड़ेगा। बिजनेस ने बोरो किए 60,000 बैंक से, तो जब बैंक से बोरो करेगा तो हम लिखेंगे कैश आ गया, यानी कि एसेट बढ़ गई 60,000 रुपये से, कैश बढ़ गया 60,000 रुपये से एसेट बढ़ गई। और दूसरी तरफ बैंक से लिया है तो इसलिए लायबिलिटी बढ़ गई, यानी कि लोन भी बढ़ गया 60,000 से। कैपिटल पे कोई चेंज नहीं है। ये अकाउंटिंग इक्वेशन हुई। फिर वो कह रहे हैं उन्होंने कैश यूज कर लिया कंप्यूटर खरीदने में, तो जब कंप्यूटर खरीदने में कैश यूज करेंगे तो कंप्यूटर भी एसेट है और कैश भी एसेट है। एक एसेट बढ़ेगी और दूसरी एसेट घटेगी, यानी कि 60,000 कैश में से माइनस हो जाएंगे लेकिन कंप्यूटर में ऐड हो जाएंगे। तो जो एसेट है वो फिर भी 60,000 की 60,000 ही रहेगी। लायबिलिटी पे कोई अंतर आया नहीं तो एज इट इज रहेगी जितनी थी, और कैपिटल में कोई अंतर है नहीं। तो ये जो इम्पैक्ट रहा दोनों ट्रांजैक्शंस का मिला करके यही रहा कि एसेट और लायबिलिटी दोनों बढ़ गए समान राशि से। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एसेट इंक्रीज्ड लायबिलिटी इंक्रीज्ड। नेक्स्ट है 13th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस वुड फाइंड कस्टमर एक्वाजिशन कॉस्ट रेलिवेंट। इनमें से कौन सा बिजनेस कस्टमर एक्वाजिशन कॉस्ट किसके लिए ज़्यादा रेलिवेंट होगी?
तो कस्टमर एक्वाजिशन कॉस्ट, सही जवाब है ऑप्शन डी, कस्टमाइज्ड प्लास्टिक बॉटल मैन्युफैक्चरर। देखिए कस्टमर एक्वाजिशन कॉस्ट क्या होती है, ऐसी संस्थाएं जो कस्टमर को प्राप्त करने के लिए, एक्वायर करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए खर्च करती हैं, उसको कहते हैं कस्टमर एक्वाजिशन कॉस्ट। इसमें वो सारे खर्चे शामिल हो जाते हैं जो वह एडवर्टीजमेंट के लिए, मार्केटिंग के लिए, रिसर्च करने के लिए, यानी कि जैसे भी वो कस्टमर को बेटर सर्विस देता है सब वो मिला करके कस्टमर एक्वाजिशन कॉस्ट हो जाती है। कस्टमर एक्वाजिशन कॉस्ट ज़्यादा रिलीवेंट होगी कस्टमाइज्ड प्लास्टिक बॉटल मैन्युफैक्चरर के लिए। ये कस्टमाइज्ड प्लास्टिक बॉटल मैन्युफैक्चरर कौन होते हैं, ऐसी संस्थाएं जो प्लास्टिक बॉटल बनाती हैं लेकिन वो कस्टमाइज्ड बनाती हैं, जैसे जिस किसी को जैसी चाहिए वैसी। तो एक कॉमन कंज्यूमर ना होकर के इंडस्ट्रियल कंज्यूमर इनसे सामान खरीदते हैं। जैसे कोई मेडिसिन कंपनी है तो वो अपनी मेडिसिन की पैकिंग के लिए अपने हिसाब से पैक बनवाएगी। तो ऐसी कंपनियां जो मैन्युफैक्चर करती हैं प्लास्टिक बॉटल और कस्टमाइज टाइप की, वो ऐसी कंपनियों पे डायरेक्ट एफर्ट करती रहती हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे ये डायरेक्ट चेक कर सकते हैं कि हम कॉस्ट खर्च कर रहे हैं कस्टमर एक्वाजिशन पे तो हमें बेनिफिट मिल रहा है, तो इसके संदर्भ में ये ज़्यादा सटीक है। नेक्स्ट है, इफ द वैल्यू ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ ए कंसर्न आर ₹4 लाख एंड 1 लाख, अगर किसी कंसर्न या मतलब किसी संस्था के ग्रॉस प्रॉफिट 4 लाख है और इनडायरेक्ट एक्सपेंस 1 लाख है, तो वैल्यू ऑफ नेट प्रॉफिट क्या होगा। तो देखिए ग्रॉस प्रॉफिट में से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस घटा देंगे तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, 3 लाख रुपीज। नेक्स्ट है 15th, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट टू बी शोन एज डैश इन द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है उसको शो किया जाएगा कहाँ पे, किस तरीके से। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है एक कैपिटल रिजर्व के तौर पे, क्योंकि एक पूंजीगत लाभ है, पूंजीगत लाभ है, ये अर्न किया हुआ लाभ नहीं है। नेक्स्ट है 16th, डैश इज ए डिटेल्ड एंड एग्जॉस्टिव एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट एट रेगुलर इंटरवल थ्रू आउट द ईयर अलोंग विद द अकाउंटिंग वर्क। ये कह रहे हैं अकाउंटिंग के काम के साथ साथ ही रेगुलर इंटरवल्स पे बुक्स को एग्जामिन करते रहना, अकाउंटेंसी की बुक्स को थ्रू आउट द ईयर, वर्ष भर। ये कहलाता है किस टाइप का ऑडिट। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है, इसको कहते हैं कंटिन्यूअस ऑडिट, जो लगातार चलता रहता है। नेक्स्ट है द एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर्ड टू प्रोड्यूस 1 एडिशनल यूनिट, एक अतिरिक्त यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए जो एक्स्ट्रा कॉस्ट खर्च होती है उसको कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट, सीमांत लागत। नेक्स्ट है सूर्या लिमिटेड ने अर्न किया कंट्रीब्यूशन 2 लाख रुपीज का। कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है प्रॉफिट और फिक्स्ड कॉस्ट दोनों शामिल रहते हैं इसमें। नेट प्रॉफिट 1,50,000 एंड ऑन सेल ऑफ ₹8 लाख सेल दी है। कैलकुलेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी एंड पीवी रेशियो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी और पीवी रेशियो दोनों कैलकुलेट करने हैं। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है कि प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। तो यहाँ पे देख लो कि प्रॉफिट उन्होंने दिया है 1,50,000, 1,50,000 प्रॉफिट दिया है और अपॉन पीवी रेशियो हो जाएगा। तो पीवी रेशियो चाहिए, यहाँ पे पीवी रेशियो के लिए हमारे पास तरीका है कि पीवी रेशियो को प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो भी बोलते हैं और इसको कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो भी इसी को बोलते हैं। तो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स कर देंगे। कंट्रीब्यूशन दिया है क्वेश्चन में 2 लाख रुपीज और अपॉन सेल्स यहाँ पे दिया है 8 लाख रुपीज। कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल करने से हमारे पास आ जाएगा पीवी रेशियो, इंटू 100 करेंगे पीवी रेशियो निकल आएगा। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 2 से 4 टाइम गया 8 और 4 से 25 चला जाएगा तो 25% आ गया। तो पीवी रेशियो आ गया 25%। अब हम क्या करेंगे 1,50,000 अपॉन पीवी रेशियो, तो पीवी रेशियो आ गया 25%। इसका मतलब हो गया 1,50,000 अपॉन 25%। यहाँ पे 25% का मतलब है अपॉन 100 ऊपर आ जाएगा और इसको काट देंगे 25 से 4 टाइम चला जाएगा, 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 6 लाख। तो 6 लाख ये निकल आएगा हमारे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पीवी रेशियो 25%, 25% और मार्जिन ऑफ सेफ्टी 6 लाख रुपीज। नेक्स्ट है द मोस्ट अप्रोप्रिएट बेसिस ऑफ एलोकेटिंग आफ्टर सेल सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट इज, सबसे उचित बेसिस आफ्टर सेल सर्विस को एलोकेट करने का कौन सा होता है। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन डी, सेल्स वैल्यू, क्योंकि आफ्टर सेल सर्विस जो डिपार्टमेंट कॉस्ट आ रही है सेल सर्विस के बाद में, ये सेल्स वैल्यू में ही इनको
बेस अप्रोप्रिएट कर दिया जाएगा, बांट दिया जाएगा। नेक्स्ट है ट्रीटिंग एबनॉर्मल लॉस एज नॉर्मल लॉस लीड्स टू। अगर एबनॉर्मल लॉस को नॉर्मल लॉस की तरह ट्रीट कर दिया जाए, जो एबनॉर्मल लॉस है, तो क्या फर्क पड़ेगा? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इंक्रीज इन प्रॉफिट। इससे प्रॉफिट इंक्रीज दिखेंगे। नेक्स्ट है डैश आर सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नोटिफाइड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स विच आर कन्वर्ज्ड विद इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। इसमें पूछा जा रहा है कि वो कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो नोटिफाई किए हैं एमसीए ने और जिनको कन्वर्ज किया गया है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के साथ। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंड एएस इनको बोला जा रहा है। नेक्स्ट है एज पर द इनकम टैक्स एक्ट डैश डिपेंड्स ऑन डैश ऑफ द टैक्स पेयर। तो गिवन ऑप्शंस में जो सटीक जवाब है वो है ऑप्शन डी, इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन, यानी कि टैक्स का लगाना डिपेंड करता है एक टैक्स पेयर के रेजिडेंशियल स्टेटस पे। निवासी है तो अलग टाइप से लगेगा टैक्स, अनिवासी है तो अलग टाइप से लगेगा। नेक्स्ट है पी क्यू पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं 2:1 में। आर को उन्होंने एडमिट किया और आर को दिया उन्होंने 1/5 शेयर प्रॉफिट्स में। व्हाट विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? इस तरीके को क्वेश्चंस में अगर इसको प्रॉपर तरीके से करेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लेता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा डायरेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, वो तरीका मैं बता रहा हूँ। प्रीवियस वीडियोज़ में भी मैं हमेशा बताता रहता हूँ ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये नहीं बताया है कि आर किससे कितना ले रहा है। जब ऐसा नहीं बताया तो इसका मतलब है पी और क्यू का आगे भी यही रेशियो मेंटेन कर रहेगा 2:1। आप इसमें चेक कर लो 2:1 कौन से में मेंटेन हो रहा है। तो इसमें तो 2:1 का बन ही नहीं रहा, ये नहीं रहेगा। इसमें 2:1 बन रहा है, 8:4 है तो ये रह सकता है। इसके बाद तो ये तो कट ही गया यहाँ से। इसके बाद आप ये देखेंगे ये भी कट ही जाएगा, इसमें भी ये नहीं बन रहा है। यहाँ पे 6:3 है, यहाँ बन सकता है 2:1। फिर अगला रेशियो चेक करेंगे कि 1/5 शेयर होगा आर का। अब इनमें से देख लो आर का किस में 1/5 है, हमें 2 चेक करना है, ये और ये, बाकी तो है ही नहीं। तो इनमें चेक कर लेंगे 8, 4, 12, 3, 15, यानी कि 3/15 करके देखो कितना आता है। 3 से काटोगे तो ये पूरा पूरा कट जाता है 1/5। तो इसका मतलब यही सही हो गया, ये क्लियर हो गया एकदम। इसको चेक भी करोगे तो पता चल जाएगा 6, 3, 9, 2, 11, यानी कि 2/11, जो कि 1/5 नहीं होता है। तो ओनली बी विल बी द आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज लाइकली टू यूज जॉब कॉस्टिंग। इनमें से कौन सी इंडस्ट्री जॉब कॉस्टिंग को यूज करेगी, ज्यादा मतलब संभावना है जिसके लिए जॉब कॉस्टिंग जो अपनाएगा। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है इसमें एक ऑडिट फर्म। ऑडिट फर्म दरअसल हर ऑडिट का तरीका अलग होता है, तो जहां भी ऑडिट करेंगे उसके उस पर्टिकुलर जॉब की कॉस्टिंग निकालेंगे कितना खर्चा आया। नेक्स्ट है 25 इफ रेवेन्यू 45,000, रेवेन्यू 45,000 है, एक्सपेंस 37,500 है, डिविडेंड पे किए 10,000 रुपीज़ के, अमाउंट ऑफ नेट इनकम या नेट लॉस निकालना है। तो देखिए नेट इनकम या नेट लॉस निकालते हैं रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। डिविडेंड जो है वो कोई खर्चा नहीं है, ये तो जो प्रॉफिट होता है उसी में से बाद में जो इनकम हमारे पास आती है उसमें से एक हिस्सा डिविडेंड रह जाता है, दूसरा हिस्सा फर्म के पास रिटेन्ड अर्निंग रहता है। तो इसका यहाँ पे यूज नहीं है, डायरेक्ट इसमें से इन रेवेन्यू में से एक्सपेंस घटाएंगे। 45 में से 37,500 लेस कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 7,500 आ जाएगा, और डी इसका सही जवाब हो जाएगा इनकम। नेक्स्ट देखेंगे क्वांटम इन पीरियड ऑफ डिडक्शन टू अंडरटेकिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 80 IE। नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए 80 IE सेक्शन के तहत क्या क्वांटम है और क्या पीरियड है डिडक्शंस का। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, 100% ऑफ प्रॉफिट डिडक्शन मिलता है। गेंस पे, प्रॉफिट्स या गेंस पे 100% डिडक्शन है, और 10 कॉन्सिक्यूटिव असेसमेंट ईयर तक है जब से स्टार्ट होगा बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 एक्स लिमिटेड पेड ₹10 लाख टू एन अप्रूव्ड कॉलेज टू बी यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च अनरिलेटेड टू बिजनेस। बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, साइंटिफिक रिसर्च के लिए दिया है किसी अप्रूव्ड कॉलेज को 10 लाख रुपए एक्स लिमिटेड ने। द अमाउंट एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 35(1)(2 फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। तो गिवन ऑप्शंस में से हमें पूछा है कि कितना इनमें से कितना अमाउंट एलिजिबल होगा डिडक्शन के लिए। तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन सी,
ऑप्शन सी ₹15 लाख। दरअसल असेसमेंट ईयर 2021 के लिए इसके नाम पे डिडक्शन जो है वो 150% है, 150%। और जो करंट असेसमेंट ईयर होगा यानी कि जो 21-22 असेसमेंट ईयर है उसमें फिर इसके लिए जो डिडक्शन है वो 100% है। तो अगर 21-22 पूछा जाता तब केवल 10 लाख तक होगा, लेकिन अभी 150% होगा इसका 10 लाख का, जो कि 15 लाख होगा। नेक्स्ट है 28, क्रेडिबिलिटी ऑफ अकाउंट्स एक्सपेक्ट इन इंडिपेंडेंट ऑडिट फॉर द रीडर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी सो दैट। अकाउंट में एक्सपेक्ट किया जाता है क्रेडिबिलिटी इंडिपेंडेंट ऑडिट के द्वारा रीडर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, ताकि जिससे कि क्या फ़ायदा हो, क्या बेनिफिट हो, या किस चीज़ को मेंटेन करने के लिए ऐसा चाहिए। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन सी, एन अपॉर्चुनिटी में बी गिवन फॉर एन ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन ऑफ एंड रिपोर्टिंग ऑन स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय द मैनेजमेंट, ताकि ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन किया जा सके और उसके बाद रिपोर्टिंग किया जा सके स्टेटमेंट पे मैनेजमेंट को। नेक्स्ट है मिस्टर ए सैलरीड इंडिविजुअल है, पे करते हैं रेंट 51,000 रुपीज़ पर मंथ टू मिस्टर बी फ्रॉम जून 2017, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब होगा ऑप्शन ए, टैक्स डिडक्टेबल होगा एट सोर्स 5% ऑन एनुअल रेंट फ्रॉम द रेंट पेड फॉर मार्च 2018, यानी कि मार्च 2018 तक का जो रेंट वो पे करेंगे उस पर 5% TDS डिडक्टेबल है एनुअल रेंट पे। और वो इसलिए डिडक्टेबल है क्योंकि ये जो लिमिट है वो 50,000 से ज़्यादा हो गई है। 50,000 पर मंथ से ज़्यादा अगर रेंट है तो चाहे वो इंडिविजुअल ही है, TDS तब होगा 5% का रेट से। नेक्स्ट है क्वेश्चन 30, मैंडेटरी रोटेशन ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर डैश ऑफ कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट के कौन से सेक्शन के तहत स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स का मैंडेटरी रोटेशन होना आवश्यक है। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन सी, सेक्शन 139 सब सेक्शन 2 के तहत रोटेशन होना आवश्यक है स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स के केस में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इनमें से फाइनेंशियल अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक कौन सा नहीं है यह बताना है। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन सी, इंफॉर्मेशन इज कॉन्फिडेंशियल एंड इज इंटेंडेड फॉर यूज ओनली बाई कंपनी मैनेजमेंट। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन तो सबके लिए होती है, बहुत सारे यूजर्स के लिए, आउटसाइडर्स भी देख सकते हैं। बाकी जो स्टेटमेंट है कैरेक्टरिस्टिक वो सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर सेक्शन 63 ऑफ कंपनीज एक्ट नो इश्यू ऑफ बोनस शेयर शैल बी मेड बाय। बोनस शेयर का कोई इशू नहीं किया जाना चाहिए, कौन सा ऑप्शन इस बारे में सही है। तो ऑप्शन ए सही है, कैपिटलाइजिंग रिजर्व क्रिएटेड बाय रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट। एसेट का रिवैल्यूएशन करके अगर कोई रिजर्व क्रिएट है तो उससे बोनस शेयर इशू नहीं किए जा सकते हैं, बाकी इनसे किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है 33rd, इफ द ऑडिट टेस्ट शो द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी हैज परपेट्रेटेड इंटेंशनल इरेगुलरिटीज इन द अकाउंट्स ऑफ द कंपनी, ऑडिटर्स ड्यूटी शैल बी। ऑडिटर की ड्यूटी क्या होगी इस केस में, जब ऑडिट की जो जांच है, परीक्षा है, वो ये दिखाती है कि मैनेजमेंट ने, कंपनी के ने जानबूझ करके इरेगुलरिटी की है अकाउंट्स में, तो ऐसे केस में क्या होगा। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, टू ऑब्टेन फर्दर एक्सप्लेनेशन, इन्वेस्टिगेट इन इफेक्ट ऑफ इरेगुलरिटीज, क्वालिफाई द रिपोर्ट एंड इन्फॉर्म द शेयर होल्डर्स। ये सब होना जरूरी है। फर्दर एक्सप्लेनेशन मांगा जाएगा, इन्वेस्टिगेट किया जाएगा जो इरेगुलरिटीज हैं उनके संदर्भ में, और क्वालिफाइड रिपोर्ट ऐसे में जनरेट होगी और शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्म किया जाएगा। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑडिट इज रिलेटेड टू। कॉस्ट ऑडिट संबंधित है किससे। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन सी, कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड का कॉस्ट ऑडिट होता है। नेक्स्ट है अ रिजर्व विच इज क्रिएटेड नॉट आउट ऑफ डैश इज कॉल्ड डैश। तो गिवन ऑप्शन में जो सही कॉम्बिनेशन है वो है ऑप्शन डी, डिविजिबल प्रॉफिट। एक ऐसा रिजर्व जो डिविजिबल प्रॉफिट में से क्रिएट नहीं किया जाता है उसको कैपिटल रिजर्व बोलते हैं। डिविजिबल प्रॉफिट में से नहीं किया जा रहा है यानी कि वो कैपिटल गेन्स में से होगा तो कैपिटल रिजर्व कहलाएगा। नेक्स्ट है 36, अ सिंप्लीफाइड फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट शोज हाउ मच वेल्थ हैज बीन क्रिएटेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बाय ए कंपनी इज कॉल्ड। एक सिंप्लीफाइड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो यह दिखाता है कि कंपनी ने कितना वेल्थ क्रिएट किया है, कितना धन क्रिएट किया है एक समय की अवधि के दौरान,
तो वो कौन सा स्टेटमेंट है? गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन बी, इसको कहते हैं वैल्यू एडेड स्टेटमेंट। कितना वैल्यू एडिशन किया है कंपनी ने। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज इज नॉट ए ज्वाइंट कॉस्ट एलोकेशन मेथड, इनमें से कौन सा मेथड ऐसा है जो ज्वाइंट कॉस्ट एलोकेट नहीं करता है? तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन डी, बाकी ये जो है ये ज्वाइंट कॉस्ट एलोकेशन के मेथड्स हैं। नेक्स्ट है एज पर सेक्शन 139(1) अ कंपनी शैल हैव टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम। सेक्शन 139(1) के अनुसार एक कंपनी फाइल करेगी रिटर्न ऑफ इनकम। गिवन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, इन ऑल केसेस इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी इनकम और लॉस अर्न्ड बाय इट। कंपनी के केस में कंपनी को फाइल करना ही होगा अपना रिटर्न ऑफ इनकम, चाहे प्रॉफिट हो, ना हो, ज़्यादा हो, कम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर इनकरेक्ट। गिवन ऑप्शंस में से ये जो चार स्टेटमेंट है इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है ये पहचान करना है। तो इनमें से जो सही जवाब है वो है केवल जो चार स्टेटमेंट है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ओनली फोर्थ स्टेटमेंट जो है ये इनकरेक्ट है। एक कंट्रोलर इज इंटरेस्टेड विद द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेजिंग फंड, तो ऐसा नहीं है, फाइनेंशियल मैनेजर को होती है रेस्पॉन्सिबिलिटी। और वो बाकी जो स्टेटमेंट हैं ये तीनों करेक्ट स्टेटमेंट हैं। नेक्स्ट देखेंगे 40th डैश रिक्वायर्स द ऑडिटर टू कंप्लाई विद द ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स एज लेड डाउन बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा सेक्शन है जो इस चीज़ की रिक्वायरमेंट बताता है कि एक ऑडिटर को ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को का पालन करना चाहिए जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड इशू किए हैं ICAI ने? तो गिवन ऑप्शंस में से कोई ऑप्शन इनमें से सही है नहीं, और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 143 सेक्शन का सब सेक्शन 9। मैंने जो सर्च किया तो मुझे यही सही इसका ऑप्शन मिल रहा है। इनमें से सही कोई ऑप्शन सटीक नहीं है, जबकि जो आंसर की में जो दिया हुआ है ऑप्शन वो डी दिया हुआ है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है यह बताना है। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑडिटर ऑफ ए लिस्टेड कंपनी मे नॉट बी कंपल्सरीली रोटेटेड। तो ये फॉल्स है। लिस्टेड कंपनी के केस में ऑडिटर रोटेट किया ही जाएगा जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। बाकी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है व्हेन अ कंपनी परचेजेज इट्स ओन शेयर्स आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, अ सम इक्वल टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स सो परचेज शैल बी ट्रांसफर टू द। जब कोई कंपनी फ्री रिजर्व से या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से अपने स्वयं के शेयर्स परचेज कर रही है, तो नॉमिनल वैल्यू जो शेयर्स की होगी उसके एक समान राशि ट्रांसफर करनी होगी उसको। कहाँ पे? तो कहाँ पे ट्रांसफर करनी होगी यह बताना है। गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन सी, उसको कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट में शेयर्स के नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू के समान राशि ट्रांसफर करनी होगी। नेक्स्ट है 43 एजुकेशन सेस फॉर असेसमेंट ईयर 2021। एजुकेशन सेस के साथ साथ हेल्थ एंड एजुकेशन दोनों मिला करके हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है वो है ऑप्शन ए करेक्ट होगा 4%। दोनों का रेट मिला करके ये 4% सही है इसका जवाब। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन कवर्स द रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर एज पर कंपनीज एक्ट 2013। इनमें से कौन सा सेक्शन है कंपनीज एक्ट का जो ऑडिटर के रेम्यूनरेशन उसके पारिश्रमिक के संदर्भ में है? तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन डी, सेक्शन 142। बाकी जो है सेक्शन 130, सेक्शन 148 ये है कॉस्ट के संदर्भ में कि कुछ कंपनीज के केस में कॉस्ट ऑडिट कंपलसरी होता है, लेकिन वो सेंट्रल गवर्नमेंट जब नोटिफाई करेगी तब उससे रिलेटेड है। बाकी जो सेक्शन 139 है ये ऑडिटर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। सेक्शन 143 है ये पावर एंड ड्यूटीज इसमें ऑडिटर्स की दी हुई हैं, और सेक्शन 142 जो है वो रेम्यूनरेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट है 45 इफ टोटल कैपिटल ऑफ सब्सिडरी इज 3 लाख एंड आउट ऑफ दिस 2,40,000 इज ओन्ड बाई होल्डिंग। होल्डिंग कंपनी ने ओन कर रखा है 2,40,000 की कैपिटल और सब्सिडरी कंपनी की टोटल कैपिटल है 3 लाख। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट इफ आउटसाइड शेयर होल्डर परसेंटेज 20%। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या होगा अगर आउटसाइड
शेयर होल्डर्स का जो परसेंट है वो 20% है, तो 3 लाख का 20% इसका कैलकुलेट हो जाएगा। जो 60,000 है वो माइनॉरिटी की हो जाएगी, माइनॉरिटी का इंटरेस्ट हो जाएगा। इस 3 लाख में 240 कंपनी का इंटरेस्ट है, बाकी 60 माइनॉरिटी का इंटरेस्ट है। नेक्स्ट है डैश डील्स विद रेवेन्यू, इनमें से कौन सा इंड एएस है जो रेवेन्यू के साथ डील करता है, रेवेन्यू के संदर्भ में है। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन सी, इंड एएस 18 डील करता है रेवेन्यू के साथ। हालांकि ये विड्रॉ हो चुका है और इसकी जगह एएस 115 जो है उसमें ये अब समाहित हो चुका है। नेक्स्ट है 47, वेयर एन एसेट यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च फॉर मोर देन 3 years इज सोल्ड विदाउट हैविंग बीन यूज्ड फॉर अदर पर्पज। एक साइंटिफिक रिसर्च पर्पज के लिए कोई एसेट यूज की उन्होंने 3 साल तक और बाद में उसको बेच दिया बिना किसी अन्य पर्पज में यूज किए। देन द सेल प्रोसीड टू द एक्सटेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ एसेट, तब जो सेल प्रोसीड होगा उस एसेट की कॉस्ट तक का, ऑलरेडी अलाउड एज डिडक्शन, जिसको ऑलरेडी वो डिडक्शन के रूप में अलाउ करा चुके हैं अंडर सेक्शन 35 इन द पास्ट शैल बी ट्रीटेड एज। अब उसको क्या ट्रीट किया जाएगा, तो जिस चीज का जिस कॉस्ट का वो पहले डिडक्शन ले चुके हैं तो अब उसको ट्रीट किया जाएगा, एक गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन सी, बिजनेस इनकम की तरह उसको माना जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज इज ए करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से सही स्टेटमेंट कौन सा है। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन ए, वेरिएबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट दैट वेरी डायरेक्टली इन प्रोपोर्शनेटली विद द आउटपुट। वेरिएबल कॉस्ट ऐसी कॉस्ट को कहा जाता है जो आउटपुट के साथ साथ सीधे सीधे और प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज होती जाती है, वेरी होती जाती है, यानी कि बढ़ती जाती है। उत्पादन बढ़ाएंगे वो बढ़ना शुरू हो जाएगी उसी प्रोपोर्शन में, इसको वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, एज पर सेक्शन 135 सबसेक्शन 1 एवरी कंपनी हैविंग नेटवर्थ ऑफ रुपीज डैश सेल कॉन्स्टिट्यूट ए कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी। हर एक कंपनी जिसका एक पर्टिकुलर अमाउंट से ऊपर नेटवर्थ होगा, ऐसी कंपनी को एक CSR कमेटी बनानी होगी सेक्शन 135(1) के तहत। तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन सी, ₹500 करोड़ और मोर। जिस कंपनी का 500 करोड़ या उससे ज़्यादा नेटवर्थ हो जाएगा उसको यह कमेटी बनानी पड़ेगी। साथ ही साथ अगर उसका टर्नओवर 1000 करोड़ रुपये से ज़्यादा हो जाएगा तब भी उसको ये कमेटी बनानी पड़ेगी। नेक्स्ट है अंडर द स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन द अमाउंट ऑफ ईयरली डेप्रिसिएशन। स्ट्रेट लाइन मेथड जब अपनाया जाता है डेप्रिसिएशन में तो ईयरली डेप्रिसिएशन क्या होगा। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन डी, रिमेन्स द सेम, वो सेम अमाउंट ही रहेगा हर साल अगर स्ट्रेट लाइन मेथड अपनाया जाता है तो। नेक्स्ट है डैश इन्वॉल्व्स डेलिब्रेट मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रू स्टेट ऑफ अफेयर्स टू द टैक्स अथॉरिटीज एंड इंक्लूड डिसऑनेस्ट टैक्स रिपोर्टिंग सच एज डिक्लेयरिंग लेस इनकम। इनमें से कौन सा टर्म ऐसा है जो यह बताता है कि जानबूझ करके मिस रिप्रेजेंट किया गया है ट्रू इंफॉर्मेशन को, ट्रू कंडीशन को एक संस्था के को, ताकि टैक्स अथॉरिटीज से छुपाने के लिए, और इसमें इंक्लूडेड डिसऑनेस्ट टैक्स रिपोर्टिंग, यानी कि टैक्स रिपोर्टिंग में अगर कोई डिसऑनेस्टी की जा रही है उसको भी ये बताता है। तो इसमें से कौन सा टर्म ऐसा है जो इस बात को बताता है कि टैक्स अथॉरिटीज़ को गलत जानकारी दें, हम अपनी सही कंडीशन ना बताएं, ट्रू कंडीशन ना बताएं, साथ ही साथ डिसऑनेस्टी करें टैक्स रिपोर्टिंग में, तो इसको क्या बोला जाता है। गिवन ऑप्शन में सही जवाब है, इसको बोला जाता है ऑप्शन डी, टैक्स एवेशन। टैक्स अवॉइडेंस होता है जब कानून के लूप होल्स का पालन करते हुए, लूप होल्स का फायदा उठाते हुए टैक्स बचाना। टैक्स मैनेजमेंट होता है टैक्स से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को मैनेज करना, टाइमली रिटर्न फाइल करना और टैक्स के जो पेपर्स हैं उनको मेंटेन करके रखना, टैक्स अकाउंटिंग करना, ये टैक्स मैनेजमेंट है। टैक्स प्लानिंग है कि फ्यूचर के लिए, आने वाले साल के लिए पहले से ये तय करना कि हम कौन सी डिडक्शंस लेने के लिए कहाँ पे पैसा सेव कर लें, इन्वेस्ट कर लें, यानी कि प्री प्लान करना प्रॉपर तरीके से और जायज़ तरीके से। टैक्स एवेशन होता है सीधे सीधे कर चोरी और ये पनिशेबल ऑफेंस होता है। नेक्स्ट है एज पर सेक्शन 288B ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट द टोटल टैक्स कंप्यूटेड शैल बी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट डैश। तो सेक्शन 288B कहता है इनकम टैक्स एक्ट के तहत कि जो टोटल टैक्स कंप्यूट किया जाएगा उसको राउंड ऑफ करना है। टैक्स जो कंप्यूट किया जाएगा उसको राउंड ऑफ करना है कहाँ तक। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन सी, नियरेस्ट ₹10 के उसको राउंड ऑफ करके पे करना है। नेक्स्ट है
Following information pertains to X Limited. Equity share capital called up ₹5 lakh, calls and arrear ₹40,000, calls and advance ₹25,000, proposed dividend 12%, amount of dividend payable. तो इस तरीके के क्वेश्चन में केवल जो पेड अप कैपिटल होती है उसी पे डिविडेंड पेबल होता है। कॉल्ड अप कैपिटल जो कंपनी ने मंगाई वो 5 लाख है और कॉल्स एंड एरियर है 40,000, केवल 40,000 रुपये। तो इस केस में कॉल्ड अप कैपिटल निकाल लेंगे, पेड अप कैपिटल निकाल लेंगे। कॉल्ड अप 5 लाख दिया है, इसमें से जो कॉल्स एंड एरियर है यानी कि जो कॉल अभी बचे हुए हैं उसको लेस कर देंगे तो हमें पेड अप कैपिटल पता चल जाएगी, जो कि आ जाएगी 4,60,000। और अब जो 4,60,000 अमाउंट आ जाएगी इस पेड अप कैपिटल पे डिविडेंड दिया जाएगा। 12% कैलकुलेट कर लेंगे, ये आ जाता है ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 54th, विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्री विल बी पास्ड टू रिकॉर्ड द लॉस इनकर्ड बाय ब्रांच अंडर ब्रांच अकाउंट मेथड। ब्रांच अकाउंट मेथड के तहत लॉस को दिखाने के लिए कौन सी एंट्री की जाएगी? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी। इसमें लॉस को दिखाने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा और ब्रांच अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट होगा 55, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल ऑडिट। इनमें से कौन सा इंटरनल ऑब्जेक्टिव का ऑडिट नहीं है, यह बताना है। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन ए, टू रिपोर्ट टू द ओनर्स एंड आउटसाइडर्स। देखिए आउटसाइडर्स को रिपोर्ट करना इसका कोई मकसद नहीं होता है। इंटरनल ऑडिट संस्था स्वयं कराती है अपना, जो कि जो स्टैट्यूटरी ऑडिट है उससे अलग होता है, इसका पर्पज होता है। बाकी ये जो तीनों ऑप्शन है ये इसके पर्पज को या ऑब्जेक्टिव को बताते हैं। कंट्रोल रखना अपने बिजनेस एक्टिविटीज़ पे, अकाउंटिंग सिस्टम को एवेल्युएट करना, अकाउंटिंग सिस्टम सही है या नहीं है, और इंटरनल चेक सिस्टम को एवेल्युएट करना कि इंटरनल चेक सिस्टम सही है या नहीं है। नेक्स्ट है 56, जीएमटी लिमिटेड बजट बनाती है 2,50,000 यूनिट्स के प्रोडक्शन का। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 15 रुपीज़ और फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट है 3 रुपीज़। कंपनी फिक्सेज द सेलिंग प्राइस टू फैच अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट। कंपनी जो सेलिंग प्राइस फिक्स करती है वो 20% कॉस्ट पे प्रॉफिट अर्न करने के लिए तय करती है। 20% प्रॉफिट लगा करके तब सेल प्राइस बनाती है। कंप्यूट द प्रॉफिट या वॉल्यूम रेशो, कंप्यूट द प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, पीवी रेशो इसमें कैलकुलेट करना है। तो गिवन ऑप्शंस में जो डेटा है उसको यूज करते हुए कैलकुलेट करेंगे पीवी रेशो। इसके लिए हमारे पास जो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है, वेरिएबल कॉस्ट दिया है 15 रुपीज़, यहाँ फिक्स्ड कॉस्ट दिया है 3 रुपीज़। इससे हमें टोटल कॉस्ट पता चल जाएगी कितनी आ रही है। 15 और 3 को मिला करके 18 रुपये हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी इन दोनों को मिला करके। अब टोटल कॉस्ट यानी कि कॉस्ट हमें पता चल गई। टोटल कॉस्ट में फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों शामिल रहती हैं। इसके अलावा अब हमें उन्होंने बताया है कि 20% वो प्रॉफिट लेंगे, तो टोटल कॉस्ट पे 20% प्रॉफिट जोड़ देंगे। तो 18 का 20% निकाल लेंगे, वो प्रॉफिट हो जाएगा। यानी कि प्रॉफिट हो जाएगा 18 का 20% 3.6। अब 3.6 को जोड़ देंगे तो हमारे पास सेल प्राइस आ जाएगा। कॉस्ट 18 है, ये प्रॉफिट लेंगे हम, तो हम कितना सेल प्राइस तय करेंगे? सेल प्राइस तय करेंगे 18 और 3, ये हो जाएगा 21.60। तो ये हमारा सेल प्राइस हो गया। अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो का फॉर्मूला है, इसको प्रॉफिट वॉल्यूम को कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशो भी बोलते हैं। तो कंट्रीब्यूशन हमें आ गया, कंट्रीब्यूशन निकालने का तरीका दो होता है, या तो फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट को जोड़ लो तो ये आ जाएगा पर यूनिट में 6.60, या दूसरा तरीका होता है सेल्स प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो, तो इसमें से माइनस करोगे तो ये भी यही आ जाएगा। 21.6 में से 15 करोगे माइनस, यानी कि कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 6.60। तो अब कैलकुलेट कर लेंगे प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। कंट्रीब्यूशन यानी कि 6.60 अपॉन सेल्स प्राइस पर यूनिट दिया है हमें, सेल्स प्राइस कैलकुलेट किया है 21.60 एंड इंटू 100 कर लेंगे तो परसेंटेज में निकल आएगा। इसको जब निकालेंगे तो इसका कैलकुलेट करके जो सही जवाब आ जाएगा वो आ जाएगा 30.5556 ऐसा आता है, तो 30.56% ये सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे, सैलरी पेड टू स्टाफ इज अ डैश।
अब सैलरी जो पे की जा रही है स्टाफ को वो एक्सपेंस होगा संस्था के लिए और इसलिए नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे एक्सेस ऑफ डैश ओवर डैश इज कॉल्ड डैश। अब इनमें से देखना है सटीक कॉम्बिनेशन कौन सा बैठ रहा है। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन ए, एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटीज बराबर होगा नेट वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट है 59, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस इज आ डैश एसेट। अब प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कैसा एसेट है? कोई भी एक्सपेंस एसेट तो होता ही नहीं है, लेकिन अगर वो बैलेंस शीट में दिखाया जा रहा है तो ऐसे केस में उसको एसेट मान लिया जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, फिक्टिशियस एसेट। नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट है अगला 60, ऑन अलॉटमेंट ऑफ शेयर, शेयर्स के अलॉटमेंट पे फॉलोइंग एंट्रीज पास्ड इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट। जब शेयर अलॉट होते हैं तब इनमें से कौन सी एंट्री होगी? तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब होगा ऑप्शन डी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देखिए शेयर एप्लीकेशन का पैसा जब आता है तो ये क्लोजिंग डेट पे आता है। जैसे कंपनी ने मान लो 10 जनवरी को क्लोजिंग रखा है अपने सब्सक्रिप्शन का, जो शेयर एप्लीकेशन मांगे हैं, तो जिस दिन क्लोजिंग होगा उस दिन तक के पैसे को लिखने के लिए कंपनी कर देगी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब इस शेयर एप्लीकेशन के पैसे को कंपनी किस दिन ट्रांसफर करेगी कैपिटल में? कब कैपिटल मानेगी? जिस दिन कंपनी ये डिसीजन लेगी कि हमें अलॉट करने हैं शेयर। तो अलॉटमेंट की डेट को, अलॉटमेंट जब शेयर्स का करेंगे तब इस एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर किया जाता है कैपिटल में। तो ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल। इस दिन से कंपनी इसको कैपिटल मान लेती है, इसलिए डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 61, कोऑपरेटिव ऑडिटर हैज टू कंडक्ट एन एग्जामिनेशन ऑफ द ओवरड्यू डेट। एक कोऑपरेटिव संस्था के ऑडिटर को जो ओवरड्यू डेट होंगे उनका एग्जामिनेशन करना होगा अगर कोई है तो, एन एवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज ऑफ द सोसाइटी व्हाइल कंडक्टिंग इंटरनल ऑडिट एज पर, किसके अनुसार? तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन बी, एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। नेक्स्ट है 62, एन ऑडिटर शुड सबमिट अ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन व्हेन। एक ऑडिटर किस केस में डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन जारी करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सम मटेरियल इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल। जब कोई महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के द्वारा प्रोवाइड नहीं कराया जाए और वो अवेलेबल ना हो तब वो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन जारी करता है। नेक्स्ट है, इन केस द डायरेक्टर्स फेल टू अपॉइंट फर्स्ट ऑडिटर। अगर डायरेक्टर फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर पाते हैं तो शेयर होल्डर सेल अपॉइंट देम एट डैश बाई पासिंग रेजोल्यूशन। शेयर होल्डर उसको किस तरीके से, यानी कि कौन से टाइप की मीटिंग में इसको रेजोल्यूशन पास करके अपॉइंट करेंगे? तो ऐसे केस में सही जवाब है ऑप्शन सी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुला करके स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे। नेक्स्ट है 64, कृष्णा लिमिटेड मेंटेन्स अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑफ 40% विद एन ओवरऑल पीवी रेशियो ऑफ 20%. Its fixed cost amount to ₹4 lakh. कैलकुलेट द ब्रेक इवन सेल। ब्रेक इवन सेल कैलकुलेट करनी है। तो ब्रेक इवन सेल का फार्मूला जो होता है, अब जो गिवन डेटा है उसके अकॉर्डिंग हमेशा फार्मूला यूज होता है, कई फार्मूले हो सकते हैं ब्रेक इवन सेल के। तो गिवन इन्फॉर्मेशन के बेस पे जो बेस्ट फार्मूला बनेगा वो बनेगा फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। अब यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है और पीवी रेशियो कितना है। फिक्स्ड कॉस्ट हमें 4 लाख रुपीज़ दी ही है उन्होंने, 4 लाख रुपीज़, और पीवी रेशियो भी दिया है 20%। 20% नीचे है, नीचे होने का मतलब होता है कि जो 100 है वो ऊपर चला जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, ये 5 टाइम्स चला जाएगा, 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 को, ये आ जाएगा 20 लाख और सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 20 लाख। नेक्स्ट देखेंगे, मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ कॉस्टिंग फॉर ए टेलीविजन चैनल इज। अब सबसे उचित तरीका एक टेलीविजन चैनल की कॉस्टिंग का इनमें से कौन सा होगा? तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन सी, जॉब कॉस्टिंग। नेक्स्ट है, इफ रिटर्न इज नॉट फर्निश्ड विद इन द टाइम अलाउड अंडर सेक्शन 139(1) और विद इन द टाइम अलाउड अंडर नोटिस इश्यूड अंडर सेक्शन 142, द पर्सन में फर्निश द रिटर्न ऑफ एनी प्रीवियस ईयर एट एनी टाइम। अगर कोई पर्सन 139(1) के तहत जो नॉर्मल रिटर्न फाइल करना होता है उस पीरियड के तहत वो फाइल नहीं कर पाता है, या उसको इनकम टैक्स से नोटिस आ गया 142(1) के तहत और इसके तहत भी वो अपना रिटर्न फाइल नहीं कर पाया, तो वो कब तक रिटर्न फाइल कर सकता है, कौन सा पीरियड उसके पास है जब तक वो फाइल कर सकता है? तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन बी,
बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, जो संबंधित असेसमेंट ईयर है उसके 1 साल की समाप्ति तक, और कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट या असेसमेंट के कंप्लीशन होने तक, विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले हो, या तो असेसमेंट कर दिया जाए डिपार्टमेंट के द्वारा उसको, या वो स्वयं 1 वर्ष के अंदर अंदर रिटर्न फाइल कर दे। नेक्स्ट है 67, डैश इज द प्रीमियर इंस्टीट्यूशन डीलिंग विद मैटर्स रिलेटिंग टू लेवी एंड कलेक्शन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो डायरेक्ट संबंधित है इस काम से, टैक्स लेवी करने से और कलेक्शन करने से डायरेक्ट टैक्सेस का? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का ये काम है, टैक्स लेवी करना और चार्ज करना। नेक्स्ट है प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। जब पार्टनर का एडमिशन होता है उस समय एसेट और लायबिलिटी के रेवल्यूशन से कोई प्रॉफिट या लॉस अगर होता है तो उसको शेयर किया जाएगा अमंग पार्टनर्स इन विच रेशियो? तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट रेशियो में इसको बांटा जाएगा। नेक्स्ट है 69, इसमें पूछा है गुड्स कैन बी सेंड टू ब्रांच एट कॉस्ट, और अब ब्रांच में कोई संस्था अपनी ब्रांच पे गुड्स को भेज सकती है या तो कॉस्ट पे या कौन से प्राइस पे? तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन बी, इनवॉइस प्राइस पे, या तो कॉस्ट प्राइस पे भेज दिए या इनवॉइस प्राइस पे। इनवॉइस प्राइस में प्रॉफिट शामिल रहता है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ मेंटेनिंग वर्किंग पेपर। इनमें से वर्किंग पेपर मेंटेन करने का एडवांटेज कौन सा नहीं है? दरअसल जो ऑडिटर होते हैं वो ऑडिट करते समय अपना वर्किंग पेपर बनाते हैं ऑडिट करने से पहले, और इस वर्किंग पेपर के अनुसार अपना काम करते हैं। तो गिवन ऑप्शन में कौन सा इसका बेनिफिट नहीं है उसको पहचानना है हमें। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, वर्किंग पेपर्स एक्ट एज मोरल चेक ऑन क्लाइंट स्टाफ। तो ऐसी कोई बात नहीं है, बाकी इसके सारे के सारे पर्पज हैं, बेनिफिट हैं। नेक्स्ट है 71, डैश इज द सम ऑफ कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डैश। तो गिवन ऑप्शन में जो सही कॉम्बिनेशन है वो है ऑप्शन डी, जो प्राइम कॉस्ट होता है वो होता है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और डायरेक्ट एक्सपेंसेस का योग, टोटल तीनों का। नेक्स्ट है ए लिमिटेड परचेज्ड ए बिल्डिंग वर्थ ₹99 लाख। ए लिमिटेड ने बिल्डिंग खरीदी 99 लाख की। एंड इशूड 12% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10% एज परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन यानी कि जो मूल्य दिया इस परचेज का, वो मूल्य अदा किया कंपनी ने डिवेंचर्स में। डिवेंचर 100 रुपये का एक था और कंपनी ने डिवेंचर 10% प्रीमियम पे दिए। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ प्रीमियम? तो प्रीमियम का अमाउंट कैलकुलेट करना है, टोटल कितना होगा, हमें चेक करना है टोटल डिवेंचर कितने इशू करे और उससे पता चल जाएगा। लेकिन 99 लाख की पेमेंट करनी है, उसकी पेमेंट करने के लिए एक डिवेंचर 100 रुपये वाला हमने दिया 10% प्रीमियम पे, यानी कि 100 रुपये पे 10% और जोड़ दो 10 रुपये, तो 110 का हमने बेचा एक डिवेंचर। तो 110 के हिसाब से हमने कितने डिवेंचर देने पड़े इस 99 लाख की पेमेंट के लिए, ये कैलकुलेट कर लेंगे। इससे ये कट जाएगा, इससे 9 टाइम ये चला जाएगा और ये आ जाएगा कितना 90,000, यानी कि 90,000 डिवेंचर इशू करने पड़े हमें। अब 90,000 डिवेंचर इशू करने पड़े तो प्रीमियम कितना आया, देखो 100 रुपये पे 10% मतलब 10 रुपये, तो 90,000 डिवेंचर पे 10 रुपये के रेट से कितना प्रीमियम हो जाता है, वो हो जाता है 9 लाख। तो गिवन ऑप्शन में जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 9 लाख रुपीज़। नेक्स्ट देखेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलोकेशंस इज मोस्ट सूटेबल फॉर कार सर्विस स्टेशन फॉर चार्जिंग इनडायरेक्ट कॉस्ट टू ए पर्टिकुलर जॉब ऑफ सर्विसिंग ए कार। इनमें से कौन सा मेथड मोस्ट सूटेबल होगा कार सर्विस स्टेशन के लिए, जिसमें वो अपने इनडायरेक्ट कॉस्ट को चार्ज करेगा कार सर्विसिंग के संबंधित? तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब होगा ऑप्शन बी, डायरेक्ट लेबर। दरअसल जो सर्विस टाइप के वर्क होते हैं, सर्विस इंडस्ट्री होती है, वहाँ पे जब कोई प्रॉपर मेथड नहीं होता है तो डायरेक्ट लेबर में ही उसको या डायरेक्ट वेजेज के प्रोपोर्शन में चार्ज करना बेटर माना जाता है। नेक्स्ट है डैश इज एप्लीकेबल टू ए कंपनी अदर देन ए कंपनी क्लेमिंग एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 11। अब इनमें से पूछा है कि इनमें से कौन सा आईटीआर फॉर्म के टाइप हैं ये इनकम टैक्स रिटर्न के, कौन सा फॉर्म एप्लीकेबल होगा एक कंपनी पे अगर वो कंपनी सेक्शन 11 के तहत क्लेम एग्जेम्प्ट करने वाली कंपनी नहीं है तो, यानी कि एक कॉमन कंपनी के लिए कौन सा फाइल इसमें से सूटेबल है? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, ITR 6 फॉर्म भरा जाएगा कंपनीज के द्वारा। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ बोनस शेयर्स इशूड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स।
इन द हैंड्स ऑफ कंपनी इशूइंग देम एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ बोनस शेयर इज। जब बोनस शेयर इशू किए जाते हैं तो टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा जब एक कंपनी बोनस शेयर इशू करती है इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नो टैक्स लायबिलिटी, कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं होगी। ये थे क्वेश्चंस इस एग्जाम के। कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं वीडियो आपको कैसा लगा, और ऐसे और वीडियोस प्राप्त करने के लिए डिफरेंट एग्जाम्स के कॉमर्स सब्जेक्ट के प्रीवियस पेपर्स देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आने वाले टाइम में भी जो पेपर्स होंगे कॉमर्स से रिलेटेड उन एग्जाम्स के पेपर आपको सोल्व यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।